ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ कामरान ख़ान। दोस्तों, प्यार, इश्क और मोहब्बत ये इंसान की ज़रूरत भी है और इंसान का हक़ भी है। हमारे मुआशरे में, गली मोहल्लों में ये घर घर की कहानी है कि एक लड़की एक लड़के के साथ रिलेशन बना लेती है, एक लड़का एक लड़की के साथ रिलेशन बना लेता है, कज़न्स में अफेयर हो जाता है। लेकिन आखिरकार ज़्यादातर ये देखा गया है हमारे मुआशरे में कि एक लड़का ये कह देता है कि घर वाले नहीं मान रहे, एक लड़का ये कह देता है कि मैं नौकरी कर लूँगा, मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे, तब हम शादी कर लेंगे। या फिर दूसरी साइड इसकी ये हो जाती है कि वो कोई सेलिब्रिटी बन जाता है या लड़की बहुत आगे निकल जाती है। तो प्यार मोहब्बत करने वालों की कहानियाँ हमने बदनाम होते देखी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिस हामिज़ा। उनसे जानेंगे कि इसकी आखिर इस केस की हकीकत क्या है। इनका केस भी चल रहा है बाबर आज़म का, मिस हामिज़ा का, अदालतों में। ये रोज़ रोज़ अदालतों के धक्के भी खाती हुई आपको नज़र आती हैं। ये खातून आखिर इनको ज़रूरत क्या पड़ी घर से निकलने की? आखिर इस केस में सच्चाई कितनी होगी कि एक लड़की अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा कर निकली है? ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों लड़कियाँ हमारे मुल्क में हैं कि जो अपनी सिर्फ इज़्ज़त की खातिर खामोशी से घर बैठ जाती हैं और लड़कों को ताकत मिलती है इस लड़कियों के रवैये की बिना पर। मैं इस केस को दूसरी नज़र से देखना चाहता हूँ। मैं इस केस को हकीकत की नज़र से देखना चाहता हूँ। मैं इस केस को मिस हामिज़ा की ज़बान से सुनना चाहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी। पहले तो ये बताएं कि लोग आपको कब हमीज़ा कहते हैं, कोई हामिज़ा कहता है, सही प्रोनाउंस क्या है? हामिज़ा। हामिज़ा। अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले आपका सीन जो चला, लव अफेयर हुआ या ताल्लुक़ बना, कितना अर्से पहले हुआ? वो कहानी थोड़ी सी सुना दीजिए। पहचान हम लोग जानते थे एक दूसरे को बचपन से ही थे, एक ही मोहल्ले में बड़े हुए थे, इकट्ठे रहे थे, इकट्ठे स्कूलिंग थी, सब कुछ हमारा था। लेकिन जो मैं वहाँ से चली गई थी तो 2010 में बाबर आज़म के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। छोटे थे। अच्छा, तो वो आपके इलाके में घूमता फिरता था? नहीं, इलाके में घूमता नहीं था क्योंकि मैं बाबर के इलाके से चली गई हुई थी। और एक दफ़ा इसी तरह एक रैंडम मुलाकात हुई थी। एक और मेरे क्लास फेलो थे, बाबर के साथ वो आए थे, तो तब हेलो हाय हुई थी। तब नंबर एक्सचेंज हुए थे। मेरी मदर का नंबर मैंने उनको दिया था बिकॉज़ ऑन दैट टाइम आई डोंट हैव अ फ़ोन। तो बाबर आज़म के पास था, तो फिर वहाँ से हमारी हेलो हाय जस्ट एक कॉमन जैसे दोस्त होते हैं वैसे हेलो हाय होती थी। तो तब तो ज़ाहिर है वो सेलिब्रिटी नहीं था, आपके वहम गुमान में भी नहीं था, शायद उसको भी अंदाज़ा ना हो कि गेम बहुत आगे निकल जाएगी। जी, ऐसे ही है। तो अब जो अदालत में सीन चल रहा है, जी, आपकी तरफ से पहला नोटिस जाता है कुछ 15 करोड़ का कि डिमांड करती हैं, फिर 1 करोड़ पे बात आती है, और आज की अदालती कार्रवाई में ये बात सामने आई कि 20 लाख रुपए भी अगर हमें दे दिए जाए तो हम केस रफा दफा कर देंगे। तो ये भी पहलू है, ये तो एक नेगेटिव चीज़ है जो आपके खिलाफ भी जा सकती है। जी, अगर हम आपकी कहानी को सच्चा भी मान लें, हो जाता है, दो इंसानों में मोहब्बत हो जाती है, ताल्लुक़ बन जाता है, और एक शख्स बहुत आगे निकल गया, एक शख्स बहुत पीछे रह गया, उसकी कोई नहीं सुन रहा, सच्चाई अपनी जगह। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये केस कमज़ोर हो जाता है? क्योंकि सर किसी के कहने से थोड़ी कुछ भी हो जाता है। अदालत भी सबूत मांगती है। आज जैसे बाबर आज़म के वकील ने कहा जी ये खातून का सिर्फ पॉइंट ही है कि हम मुझे पैसे दे दिए जाएं, तो जज साहब ने भी कहा कि आप साबित करें। इन्होंने कहा जी आप पहले ये 2 करोड़ मांग रही थी और आज ये कह रही हैं जी 20 लाख रुपया दे दें। तो जज साहब ने कहा कि आपके पास कोई एविडेंस है वो आप दिखा दो। तो तब उन्होंने बात को गोलमोल कर दिया। क्योंकि सर बात इस चीज़ में नोयत ये है कि आप जैसे बहुत अच्छे लोग जो बाबर के भी जानने वाले होंगे, उसके वेल विशर भी होंगे, मेरे भी वेल विशर होंगे, सबका यही कहना है कि जो भी इनके मामला है बैठ के तय हो जाएं। कुछ बाबर से रिलेटिव लोग भी हैं, उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया है कि बेटा हम आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात रियलिटी है, पर हमारे मुल्क की भी बात है, आप भी बेटी हो, कोई तरीकाकार, जिस तरह बहुत अच्छे लोग हो तो वो इन्वॉल्व हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर बंदे ने मुझे पैसों को कह दिया। मैं भी कह सकती हूँ मुझे पैसों की ऑफर आई, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे पास एक चीज़ का सबूत ही नहीं, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? बाबर आज़म के वकील बार बार लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है कि जी औरत पैसे मांग रही, क्योंकि उनके पास पैसों के अलावा है ही क्या? पैसों के अलावा है ही क्या? वो दुनिया को ये क्यों नहीं बताते? अदालत में रोज ये बात करते जी पैसे मांग रही। जब जज साहब उन्हें कहते हैं कि जी आप साबित करें कि बाबर आजम राइट पे है, तब वो निकल जाते हैं वहां से, तब वो बात को वहां पे ही गोलमोल करके फरार हो जाते हैं। आप अपने प्लेयर की, अपने क्लाइंट की जो निजी जिंदगी का मामला आप वो डिस्कस करें। आप दुनिया पे एक ही बात बार बार आके कह रहे हैं जी कि बाबर आजम एक हमारा कौमी हीरो है और वो ये औरत पैसे मांग रही है। मैं कहाँ मांगे हैं? मुझे बताएं, मुझे साबित करें।
कल रात को अगर मैंने पैसे मांगे कोई सबूत तो होगा। अभी तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। मैं अपने मोबाइल में जी अभी मैंने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, मैं ऑन एयर बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे किसी ने फ़ोन किया मैं तो जल्दी से सबूत दे दूंगी। तो क्या उनको इल्म नहीं है इस बात का? वो कैसे कही जा रहे हैं कि मैंने उनसे पैसे मांगे? और मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि इकट्ठा 20 करोड़ से मैं क्या नाम है 20 लाख पे आ गई हूँ। आपको लगता है कि ये सोसाइटी या ये जो हमारा निज़ाम है आपको सपोर्ट करेगा? क्योंकि फ़ोन कॉल्स तक का भी जिसको हम डाटा रिकॉर्ड कहते हैं, CDR कॉल डाटा रिकॉर्ड्स, तो उसमें भी कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई शवाहिद नहीं मिले। व्हाट्सएप को मोअज़्ज़िज़ अदालत मानेगी नहीं। जी सर, जो आप बात कर रहे हैं, हम मुआशरे की बात पे आए ना तो फिर तो यहाँ पे कोई भी बात का हल ही नहीं है। जो हमारे अदारे बैठे हैं, जो कानूनी वे जो भी वे है, ठीक है, क्योंकि मैंने हमेशा कानूनी वे को ही देखा है अभी तक और मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। चाहे मुझे इंसाफ मिला या नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने लिया कानूनी वे को ही है। जब मेरा झगड़ा हुआ तब भी मैं पुलिस के पास गई, मैं कोई किसी के घर के बाहर जाके शोर शराबा नहीं किया। तो लिहाजा अदालत में जो मेरा कॉल रिकॉर्ड है, मेरे जो मैसेजेस हैं, जो मेरी CDRs हैं, वो सारी पेश कर दिया। जब आज बाबर आजम के से जवाब पूछा गया तो वो बात को गोल मोल कर रहे हैं। नहीं, अदालत की तरफ से तो यही है कि जी पुलिस की तफ्तीश में कोई बात सामने नहीं आई, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है, इनके आपस में राब्ते नहीं थे। जी, पुलिस को सर कैसे पता? पुलिस ने मुझसे सवाल किया, मैं अपने 1 महीना हो गया, मुझे अभी तक किसी पुलिस ने, इवन दैट मेरे पे हादसा भी हुआ है उसके लिए भी पुलिस ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। किसी भी पुलिस के बंदे ने मुझे कांटेक्ट करके पूछा ही नहीं है। जब डिफेंस A वालों से हरासमेंट का पूछा गया, उन्होंने खुद ही अपने कमेंट्स बना के अदालत में भेज दिए। उन्हें क्या गैब का इल्म था? उनको कैसे पता चला कि बाबर आजम का मुझे हरासा नहीं कर रहा? मुझसे सवाल तो करे। आप जाके मेरा CDR चेक कर सकते, मेरे लॉयर का, मेरे जो भी लीगल एडवाइजर है, किसी को कांटेक्ट किसी पुलिस वाले ने अभी तक किया? SP साहब से हमारी जो इंक्वायरी लगी है, उन्होंने जी हमारी CDR मांगी है, उन्होंने वहां पे CDR वो पेश किया जो है ही नहीं मेरी। उन्होंने मेरे गलत नंबर कोई और है भेज किसी और नंबर की दी है। फिर उन्होंने ये वहां पे कहा जी हम गलतफहमी का शिकार हो गए। आप इतना बड़ा एविडेंस अदालत में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, तो ये सरासर आप भी समझ सकते हैं कि प्लांटेड सब कुछ हो रहा है। तो अदालत में जो वकीलों की जज साहब ने जो सवालात किए उस बुनियाद पे मैं इस वक्त ठीक हूँ, क्योंकि डेट अभी एक्सटेंड होगी 14 पे। उसकी वजह भी ये है कि बाबर आजम की तरफ से एक एविडेंस आया जी कि हमारी सुलह हुई है, उस पर इन्होंने जाली साइन किए हैं, तो मैंने उसकी फ्रांसिक के लिए कह दिया। अब ये कह रहे हैं जी हमारे पास उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। मैं ऑन एयर बात कर रही हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि उनकी फ्रांसिक होनी है। तो ये तो फिर मैं खुद मुकदमा करने की मैं राइट पे भी हूँ कि इन्होंने मेरे जाली साइन कैसे कर लिए हैं? इनको किसने अथॉरिटी दी है इतनी कि ये मेरे जाली साइन अदालत में करें और अदालत को भी गुमराह करें? और आज इनके वकील खुद कह रहे हैं कि जी आप मुकदमा कर दें, आप हमारे पे मुकदमा ही कर दें, आप हमारे पे FIR कर दें, बस आज कर दें। क्यों? मैंने इस मुआशरे में रहना है, मैंने दुनिया को साबित करना है कि मेरी एक एक चीज़ पे क्या सदाकत है। जल्दी मुझे होनी चाहिए सर, ठीक है? लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, बाबर आजम तो बैठे हुए हैं, अभी उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। जल्दी मुझे होनी चाहिए। बाबर आजम के फैमिली को क्यों इतनी जल्दी है? अच्छा, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब आपकी लव स्टोरी चली तो वो कौन सा लम्हा था या कौन सा मकाम था कि जब उसने ताल्लुक़ तोड़ना चाहा या फिर वो आपसे दूरी इख्तियार करना उसने चाहा? सर बहुत दफ़ा आया है। 14 में थोड़ी ज़्यादा इनकी हो गई थी शोहरत, तब इनका बिहेवियर चेंज होने लग गया था क्योंकि मारना तब इनके लिए आम चीज़ था। कोई भी बात पे सवाल करना, फ़ोन नहीं इन्होंने उठाना, कोई बात पूछ लेनी, क्योंकि मेरा राइट था। मैं उनके साथ हाथ उठाते थे, मारते थे, बहुत मारते थे, ये भी मारते थे। और इनका छोटा भाई सफ़ीर ने भी 2 दफ़ा मेरे पे हाथ उठाया है। उसकी वजह भी ये थी क्योंकि मैं बाबर मेरे पास थे, तो सफ़ीर ने अपने भाई के साथ जो भी निजी आर्गूमेंट्स थे इनके हुए थे, तब सफ़ीर ने भी हाथ उठाया था। मारना तो इनके लिए एक आम सी चीज़ थी, मारते थे, लेकिन टॉलरेट सिर्फ और सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि मैंने वहाँ पे रहना था, मेरी इज्जत थी, मेरे पास और कोई पॉइंट ही नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने वापस अपने घर भी अगर जवाब देना था, मेरी मदर वहाँ पर सारे रिलेटिव्स को ये कहती थी मेरी बेटी की शादी होगी हुई है। अच्छा, तो इस वजूहात पे तो मैं सब कुछ टॉलरेट वहाँ पे कर रही थी, बर्दाश्त करती रही, जितनी देर तक कर सकी थी कर रही थी। जब तकलीफ होती थी पुलिस के पास चली जाती, मैं तो बार बार पुलिस के पास गई हूँ। तो इलाके वाले भी देखते थे आपका उसके साथ उठना बैठना, आना जाना है? जी, सब देखते थे सर, सबको पता था। बाबर आजम के इलाके वालों की तो आप बात ही साइड पे रख देना, आप फैमिलीज़ को हम किसको धोखा देंगे? जिन लोगों के बीच में रहना हम उनको तो नहीं धोखा दे सकते। बाबर आजम की फैमिली नहीं, उसका पूरा ख़ानदान जानता था। जिस गली में मैं रहती थी वहाँ पर बाबर आजम की फुफ्फो रहती थी, उनके ग्रैंड फैमिली के 2-3 घर हैं। अच्छा। और एक बड़ी बड़ी माशाल्लाह है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ उनकी उस घर में रहती हैं, तो पूरी फैमिली को इल्म था। बाबर आजम की अपनी फैमिली वहाँ पे रहती थी।
बाबर आजम के साथ दूसरी पर्सनैलिटीज़ जो आजकल फेमस हो गई हों, क्रिकेटर्स के हवाले से पूछ रहा हूँ, वो भी लोग आते जाते थे? जी, उनको पता आते था थे। कि हामिजा भी कोई लड़की जी, है? उस्मान भाई बहुत आते थे। उस्मान भाई जब बाबर के घर आते थे तब बाबर के साथ इधर भी आते थे, मेरे वाले घर में भी आते थे। उस्मान भाई बहुत ज़्यादा आते थे और इमाम भाई वो नहीं आते थे। मैं गलत बयानी नहीं करूँ, लेकिन 3-4 साल तक हम लोगों की आउटिंग एंड सब कुछ इकट्ठा रहा। इमाम भाई को भी पता था। जब बाबर आजम को आउट ऑफ सिटीज़ में जिस होटल में ठहराते थे, अक्सर उनका रूम जो शेयर होता था वो उस्मान भाई, तो उस टाइम उनके साथ क्रिकेट में ज़्यादा होते ही नहीं थे ना, तो वो इमाम भाई होते थे। इमाम भाई उस रूम में होते थे। तो आपने किसी को एज ए थर्ड पार्टी इंगेज नहीं किया, दोस्तों में, उसकी फैमिली से, अपनी तरफ से कोई, कि जी हमारा रिलेशन ख़राब हो रहा है, अब ये बाहर निकल रहा है, मुझसे जान छुड़वा रहा है? कई मरतबा 2018 की मैं रिकॉर्डिंग अदालत में दूंगी जिस पे क्रिकेटर्स ने मुझे फोर्स किया इस बात के लिए कि आप हामिजा नहीं केस लो, आप छोड़ दो। जिस दिन मैंने केस उठाया था उस दिन तक मुझे सुबह तक कॉल्स आती रही और वो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है जिसमें उन मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करते रहे, समझाते भी रहे। बाबर आजम के जो प्लेयर्स हैं, ये जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो मुझे फोर्स करते रहे। नवीद भाई थे, कामिल भाई थे, ये मुझे फोर्स करते रहे कि आप केस ना उठाओ, आप छोड़ दो, यहाँ पे बात को ख़त्म कर दो। लेकिन सर तब मैं, ऑब्वियसली मेरा घर बस रहा था, मुझे इज़्ज़त मेरी थी, तो मैंने शोर शराबा, मैं कोई भी औरत नहीं चाहेगी, मैंने भी नहीं चाहा था, मैंने बहुत इज्जत से सुलह सलाई की थी। अच्छा, और ये भी बात सामने आई आपकी तरफ से कि हम उसको माली सपोर्ट करते रहे, मैं उसको देती रही, उसकी तरफ से कि मैं इसको खिलाता रहा, हकीकत क्या है? सर उसकी तरफ से तो अभी देखिए उनके वकील कह रहे हैं, यहाँ पे मेरे वकील ना, मेरे वकील साथ थे ना उनके वकील साथ थे। बिल्कुल, ये बात उनको पता है या मुझे पता है, हम दो फैमिलीज को पता है। इवन दैट मेरी फैमिली को भी नहीं पता था कि मैं बाबर को पैसे इस तरह कमा के खिलवा रही हूँ और ये कर, वो तो समझ रहे थे हमारी बेटी बड़ी खुश बैठी हुई है वहाँ पर। और बाबर को मैं सपोर्ट कर रही थी क्योंकि वो जी मुझे, उसने जब मैं अभी अंडरस्टैंडिंग हमारी स्टार्ट हुई थी तो उसने शुरू से मुझे कहा था कि मेरा एक ही एम है क्रिकेट खेलना और मैंने सपोर्ट करना। बैकग्राउंड से वो इतना कोई स्ट्रांग नहीं था। अच्छा। आपने ये देखा कोई तो भी? आप उसको सपोर्ट करती थी? मैं सपोर्ट करती मोरल थी। सपोर्ट थी या फाइनेंशियली भी? फाइनेंशियली थी। कितना पैसा आपने उस पर खर्च दिया होगा पिछले 10 एक साल में, सर जब भी आपका रिलेशन बना? कोई अंदाजा? लाखों में या करोड़ों में? सर मैं ये समझती हूँ कि करोड़ों की बात की जाए, लाखों की नहीं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह था कि जब भी बाबर की जो ज़रूरत, मैंने इस तरह का टाइम गुजारा कि जब बाबर की जो ज़रूरत नहीं भी मैं पूरी कर सकती थी, वो मुझे इस हद तक मजबूर कर देते थे कि मैं उस चीज़ को कर्जे के तौर पे उठा लेती थी, चाहे मैं ये भी नहीं देखती थी वो लाखों रुपए की चीज़ है, मैं वो कर्जे भी उतारती रही हूँ। आप जाके मेरा रिकॉर्ड देखें कि मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े वो क्या नाम है इंस्टॉलमेंट्स एंड सब कुछ मैंने पे किया हुआ है खुद अपनी मेहनत से। और जो रही बात ये देने की, तो सर मैंने यहाँ पे कहीं भी मुतालबा देने का नहीं किया। मैंने ये कहा कि मैंने उसको दोनों, एक औरत जो है ना वो मर्द को जिस हद तक सपोर्ट कर सकती है ना, मैंने उस लिहाज से इस बंदे को किया कि ये बंदा किसी कामयाबी तक चला जाए, क्योंकि मोहब्बत थी, कामयाबी के लिए किया उसको ये दिखाने के लिए नहीं किया कि आज मैं उससे मुतालबा करूँगी। अच्छा, आप भी फैमिली बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है? नहीं। तो क्या कारोबार था, क्या करते हैं अब क्या करते हैं? पहले क्या थे आपके? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ठीक है। हमारी जो मेरी मदर थी वो स्टिचिंग करती थी, ठीक है, और शी इज़ वेरी हार्ड वर्क वूमेन, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अच्छी स्कूलिंग दी, अच्छा हमें स्टैंड किया है, ये मेरी बैकग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद हम नॉर्थन एरिया से, मेरे फादर थे, वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। और जब मैं घर से निकली थी तब मैंने छोटी छोटी जगहों पे जाके नौकरियां भी की थी कुछ महीनों तक, और कह सकते हैं 1 साल तक, जो मुझे सूटेबल थी, जहाँ पे वहाँ मैं कर लेती, जहाँ पे 2 पैसे ज़्यादा आते थे मैं वहाँ चली जाती थी। मतलब मैंने छोटी छोटी नौकरियां की थी। और उसके बाद मुझे बाय प्रोफेशन जो शुरू से शौक़ था पार्लर का, आज़ादी भी मिल गई थी, पूछने वाला घर से कोई नहीं था, तो फिर मैं पार्लर का काम भी सीखती थी, फिर मैंने अपना पार्लर बनाया था। और अभी इस टाइम मेरे 3 सैलून चल रहे हैं, वो शोबिस चल रहे हैं। मैंने कहीं भी ये बात नहीं की और कोई गुनाह नहीं मैं कर रही, मैं शोबिस सैलून चला रही हूँ, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के चल रहे हैं। अच्छा, अब ये भी होता है कि सैलून के पस मंज़र में कोई और कार्रवाई भी हमारे इर्द गिर्द देखी गई है, आपके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात हैं, अजीब अजीब नामों से आपको पुकारा जाता है और अजीब अजीब काम के हवाले से आपको जोड़ा जाता है, मैं नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता, तो इसमें कितनी हकीकत है?
देखिए सर, बात तो क्या, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, तो मेरे ख्याल में हमारी जो अब हम कोई अनलीगल एक्टिविटी करते हैं ना, तो फ़ौरन हमारे इलाके को और पुलिस को इल्म होता है। अगर मैं इतनी अनलीगल एक्टिविटीज़ करती रही, कोई भी पुलिस में जाके मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा हुआ। अभी भी आप मेरे सैलून, मेरे इलाके में जाके पूछ सकते हैं। मेरा माशाल्लाह जिसकी बहुत अच्छी अर्निंग है, आप जाके चेक कर सकते हैं कि वो शोबिस सैलून है। उसको आप जो मर्जी नाम कन्वर्ट कर ले, वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे बैठ के वो मुझे जो मर्जी कहते रहे। ये बात बाबर को भी पता है कि मैं कैसी हूँ, बाबर की फैमिली को भी पता है और मेरी फैमिली को भी पता है। अच्छा, आमतौर पर लड़के धोखा दे जाते हैं जी। लड़की रो धो के अपने दोस्तों के साथ, वो समझाने वाले भी आ जाते हैं, खामोश हो जाती है कि इज्जत का मामला, अपनी इज्जत बचाओ, कहीं और कर लो। जी। तो आपको किसी ने नहीं समझाया? सर मेरी इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कैसे निकली आप? मेरी दोस्ती कोई नहीं रही शुरू से मैं फिर वही इमोशनल हो जाती हूँ। मैं छोटी एज से ही इस तरह की लाइफ में रही हूँ कि मैंने सिर्फ मेहनत की है और ये देखा है कि ये बंदा है मेरा, ये मेरी इज़्ज़त है, मैंने इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, इसी ने मुझे सब कुछ करना है, मैं इस बंदे पर डिपेंड करती रही हूँ। वो टाइम जब मेरा आया तो वो आज ऐसा टाइम आ गया कि मुझे धक्कों के लिए इस बंदे ने छोड़ दिया। हिम्मत आई है जब ज़्यादती हद से ज़्यादा बाहर हो जाए, बर्दाश्त से बाहर हो जाए, तो कोई भी औरत हो, मेरे ख्याल में वो ये स्टेप ज़रूर उठाएगी। और अगर नहीं भी उठाती तो उसको उठाना चाहिए ताकि वो अपने ऊपर इतना, ये भी गुनाह, अपने ऊपर जुल्म करना भी एक गुनाह है। मैंने किया है, मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म करवाया है। तो अब आपको ज़माने की कोई परवाह नहीं है? सर कोई क्या ज़माने की परवाह? नहीं डर लगता, अब नहीं लगता। डर ना लगने की वजह सिर्फ ये है कि कोई भी इंसान जब किसी पर डिपेंड करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं खामोश होता है। मैं तो किसी चीज़ से किसी पर डिपेंड ही नहीं कभी की। कोई शख्स निकाल के दिखा दे जो ये कहे कि यह खातून मेरे साथ रही है, कोई शख्स ऐसे, वैसे ज़बानी कलामी जो मर्जी कोई कहे। मैं कहती हूँ कि एविडेंस के साथ यहाँ बैठ के मैं भी बाबर आजम को कह सकती हूँ बाबर आजम बड़ी ख़वातीन के साथ होगा, पर मैं क्यों कहूँ? मेरे पास एक चीज़ का सबूत है। हाँ अलबत्ता अभी है और वो मैंने प्रूफ कर दिया। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी खातून आई है, तो उन्होंने कहा जी आई हैं तो चली जाती, क्यों आई हैं। लेकिन अब मेरे पास ये सबूत है कि बाबर आजम ने उस खातून के ज़रिए मुझे गालियाँ दिलवाई हैं, लेटेस्ट अभी 14 तारीख को। वो सबूत है, उसकी इंक्वायरी भी होगी। तो लिहाजा सर मुझे इस चीज़ का अब डर नहीं लगता। वो जो ब्लैक मेलिंग वाला स्टंट होता है जो लड़के खेलते हैं, तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, वायरल कर दूंगा, उस तरह का भी कुछ थ्रेट? सर जब मैं रहती थी, असल वजह ये थी कि कुछ चीज़ें ऐसी म्यूचुअल फिज़िकली रिलेशनशिप्स की इनके पास थी, कुछ उस वजह से भी डर लगता था, तो मैं खामोश होती थी। और 2 साल से मैं इसलिए चुप करके बैठी रही। जब हमारी सुलह हुई थी तो बाबर आजम के भाई और बाबर आजम ने एक वीडियो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई थी। ज़बरदस्ती मतलब झांसा ये दिया था कि यार आप बस बयान रिकॉर्ड करवा दो, हमने पुलिस को दिखाना, क्योंकि उस टाइम बाबर आजम बहुत बुरा फंस गया था। मेरे पास ऑन दैट टाइम आई वॉज वेरी सॉलिड एविडेंस, और मैंने पुलिस को जब दिए थे तो पुलिस ने बाबर आजम को बुलवा लिया था। उस टाइम उसको स्टार नहीं उन्होंने कहा था। तो तब इन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी अगेंस्ट, मैंने अपने ही बोला था कि मैं बाबर आजम को नहीं जानती, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैं मीडिया के कहने पे उसको तंग कर रही हूँ। तो ये वीडियो की बुनियाद पे 2 साल तक मैं जब मुझे तंग करता था, मैं पुलिस का कहती थी तो वो मुझे कहता था कि अब तुम कुछ नहीं कर सकती, अब तुम्हारे अगेंस्ट हमारे पास है, और वो सबूत उन्होंने अदालत में दे भी दिया हुआ है। तो मैं इस चीज़ पर चुप थी। अब पिछले 6 महीने से वो हद से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो फिर मैंने कहा कि आपने निकालना निकालो, फिर देखा जाएगा, मैं भी साबित कर लूँगी कि मेरा तुमसे ताल्लुक़ था, मैंने ताल्लुक़ साबित भी किया है। तो अब मुझे उस वीडियो का भी नहीं कोई डर लगता, सिर्फ ये वजह है। ठीक है। और अदालती कार्रवाई, वकला कहते हैं कि ये चाहे 10 साल तक चले केस, हम भुगतने के लिए तैयार तो हैं, सर पैसे नहीं देंगे जी। तो अच्छी बात है ना सर, वकील तो कहेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने अगर पैसे लेने होते तो 2018 में भी मैं ले सकती थी। मेरी तो उस टाइम मैं कुछ भी मांगती, मुझे मिलना था। ठीक है, मैं खुद बता रही, मुझे मिलना था। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो ये भी साथ कहती हूँ कि स्कैंडल नहीं है, इसने मुझे फाइनेंशियली तौर पे भी खाया है, और मैं कोई पीछे से बैकग्राउंड से बहुत स्ट्रांग नहीं थी, मैंने अपनी मेहनत से किया है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है। आखिरी मर्तबा कब हुई ये बात, राब्ता कब हुआ? 20 नवंबर को मारा था। 21 को पुलिस के पास मैं चली गई थी और पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी थी। एसपी गालिब मार्केट थे, उन्होंने, उनके पास मैंने किया था। 23 तारीख तक बाबर आजम पाकिस्तान रहे हैं, लेकिन तब तक किसी ने उस पर कार्रवाई नहीं की। आज लोग एलिगेशन करते दौरा न्यूजीलैंड पे आप आके बोलना शुरू किया, तब क्यों नहीं बोली जब वो पाकिस्तान थे? मैं तो बोली थी, पुलिस ने नहीं मेरा कोऑपरेट किया था। अच्छा, आज भी मोहब्बत करती हैं?
नहीं, ऐसे शख्स से मोहब्बत मैं पिछले, आपको मैं बता सकती हूँ, इंकारी तो मुझे 2020 में हो चुकी हुई थी, लेकिन बर्दाश्त मैंने आपको बताया कर रही थी। और वो वजह से मेरी आगे से कुछ मैं भी अगेंस्ट हो रही थी, क्योंकि वो मुझे तंग बहुत कर रहे थे। तो मोहब्बत नहीं है इसमें, अब मोहब्बत नहीं आप कह अब सकते। उसकी तरफ से पैगाम आ जाए फिर क्या सोचेंगी? देखें सर, बार बार एक ही बात करते हैं कि जो मैं ये चीज़ समझती हूँ, मैं समझती तब भी थी, लेकिन आज मैं समझदार खुद को कहती हूँ, क्योंकि मैं इन बातों को एग्री कर गई हूँ कि बाबर आजम जैसा बंदा किसी का वफादार नहीं हो सकता। मैं ये बात हर उस औरत को कहूँगी जो उससे मोहब्बत करता है, जो करती है, जो उसकी मोहब्बत में पागल है, उसको मैं ये कहूँगी बाबर आजम जैसा बंदा किसी का वफादार नहीं हो सकता। वो वक्त आने पे पता चल जाएगा। कोई एक बात जो बाबर आजम के लिए हो, जो कभी ना कही हो, जो कहना चाहती हूँ आज कह दें। नहीं सर, मैं किसी के किरदार पे बात नहीं करती। मैं जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, देखें मेरा तो ये मौक़िफ़ ही नहीं है, ना मैं उसकी प्रोफेशन को लेके बात करूँगी, क्योंकि वो अपने प्रोफेशन को लेके बड़ा सीरियस है। कोई पैगाम दे दें उसके लिए। बाबर आजम के लिए बस यही पैगाम है कि आओ आप भी आके जवाब दो ना। कितने झूठ बोलोगे, जितने झूठ बोलोगे, झूठ में से एक झूठ फिर बोलना पड़ेगा। वो मेरे बात का जवाब ही नहीं दे सकता, वो आके मेरे सामने बैठ के बात बस कर ले, मैं यही कहूँगी। ले जी दोस्तों, बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। मोहब्बत की कहानी है। मोहब्बत की कहानी ड्राइंग रूम से शुरू होकर गली मोहल्ले से अदालतों तक पहुंच गई है। ये किस करवट बैठेगी, वो दूसरा जो शख्स है वो बैनुल अक़वामी मैदानों में खेल रहा है, और हमारी ये बहन हमारे साथ बैठी हैं, अदालतों के धक्के खा रही हैं। ये कहानी कहाँ तक जाएगी, हम आपको अपडेट करने की कोशिश करते रहेंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।